ओह, तो यूं कहूँ ना, वो तुम्हारी प्यारी सहेली की निशानी थी, पहला और आखिरी गिफ्ट। सिर्फ एक शर्ट जलने पर इतनी नाराजगी। सिर्फ शर्ट नहीं थी वो, मेरा दिल जलाया है तुमने। जस्ट शट अप। अच्छा प्लीज हटो, मैं चाय बना देती हूँ। तुमने तो यूं ही कलीजा जलाना है अपना। जबरदस्ती इसके हाथ से पेन छीनते हुए वो चूल्हे के करीब हुई, जब अचानक गरम गरम कहवा उछलकर इसके हाथ की पुश्त पर आगरा। इसने फौरा से पेशतर इसके लबों से ससकारी निकली थी। सदीद की जान पर बिन आई। किया हवा। इसका हाथ थाम कर उसने आयला की आंखों के आंसू देखे, फिर भागकर पेस्ट उठा लाया। तुम हमेशा मुझे तंग करती हो आयला, पता नहीं क्या मिलता है तुम्हें मेरा दिल जलाकर। तुम भी तो तंग करते हो, ख्वाह मखुआ मुंह बनाकर। ख्वाह मखुआ जानबूझकर तुमने मेरी शर्ट जलाई, मेरे मौजे पानी में भगवाए, मेरे कंप्यूटर से 4 फाइल्स उड़ाएं, गर्लफ्रेंड की इंसल्ट की, अब भी कह रही हो ख्वाह मखुआ। और तो असल गुस्सा गर्लफ्रेंड की इंसल्ट का है। आहिस्ता से उसने अपना हाथ इसके हाथ की गिरफ्त से निकाल लिया था, और नहीं तो क्या सोचती होगी वो कितनी बदतमीज कजिन है मेरी। तो उसे कौन कहता है शुतुर बेमहार की तरह मुंह उठाए रोज यहाँ चले आने को। बाबा के ख्याल से आती है, पता तो है तुम्हें इसे बुजुर्गों की कंपनी कितनी पसंद है। हूँ बिल्कुल। जिस बुजुर्ग के घर में एक खूबसूरत स्मार्ट आर्मी में भर्ती बेहद चाक वाव चौबनद नौजवान लड़का रहता हो, इस घर के बुजुर्ग की मोहब्बत में तो वो नींद में चलकर भी आ सकती है। इसका अंदाज ऐसा था कि वो बेसाख्ता हंस पड़ा। चलो शक्र है तुमने ये तो कबूल किया कि मैं स्मार्ट और हैंडसम हूँ। बस रहने दो, अल्लाह ने जरा सी अच्छी शक्ल और जहानत किया दे दी कि संभाला ही नहीं जा रहा जनाब से। फौरन खफगी से मुंह फेराते हुए वो दोबारा चाय का पानी रखने लगी। सदीद इसकी पुश्त पर बिखरे घने बालों की आबिशार में जैसे घुस आ गया। मेरे किरदार को लेकर अगर उसी रफ्तार से कुर्ती रहोगी तो अगले चंद सालों तक ब्यूटी करी में भी चेहरे पर रजलत देना छोड़ देंगी। हाँ नहा करी में इस्तेमाल करती है मेरी जूती। इतनी सुस्ती भी नहीं हुए अभी कि ज्योतियों तक नौबत आ जाए। बहरहाल चाय और पकौड़े मेरे कमरे में ले आना, बहुत सर्दी महसूस हो रही है। वो ज्यादा देर वहां रुककर अपना ज़ब्त खोना नहीं चाहता था, भी हुक्म सादिर करता फौरानकन से निकल गया। समीद हुस्न साहब ने जिस वक्त गाड़ी घर के पोर्च में खड़ी की, शाम खासी गहरी हो चुकी थी, पर बयान और सारा बेगम में से कोई भी घर पर नहीं था। वो जानते थे सारा बेगम यकीना अपने बुटीक पर होंगी, जबकि पर बयान किसी ना किसी दोस्त की तरफ, जब ही वो सैयद है अपने बेडरूम की तरफ बढ़ आए थे। सर्दी का एहसास दूर दूर तक नहीं था, फिर भी कमरे में आते ही नीम गर्म पानी से शावर लेकर वो बिस्तर में घुस गए। अभी चंद रोज कबल इन्होंने अपनी 50वीं सालगिरह सलीम बट की थी, मगर अपनी शख्सियत के रख रखाव और काबिल रश्क सेहत की वजह से वो 40 से ज्यादा के नहीं लगते थे। ज़ाद यार जो उनका इकलौता बेटा था, 28 साल का हो चुका था, मगर बहुत से लोग उसे उनका बना मानने को तैयारी नहीं होते थे। वक्त इन्हें छुए बगैर गुजर गया था, तभी उनकी निगाह बेड की साइड टेबल पर पड़ी थी, जहां मुस्तनसर हसीन तारर का नावल कुर्बत मरग में मोहब्बत रखा हुआ उनका दिल धड़का गया था। कितने दिलों के बाद आज वो इस किताब को देख रहे थे, जिसके पहले ही सफ़े पर सुर्ख रोशनाई है, मोतियों जैसी लिखाई में लिखा था, यरने लिए मोहब्बत चलती सांसों का नाम है। जिस दिन ये सांसें रुक गईं उसी दिन हमीद हुस्न की मोहब्बत से मेरी ज़ात का ताल्लुक टूटेगा। कितने परासर अल्फाज थे, एकदम से उनकी आंखों के गोशों में नमी उतर आई। कोई इस तरह भी फिरता है अपने अल्फाज है, जिस तरह वो फिर गई थी। अगले ही पल खुद उनका हाथ अपने दालत पर जा पड़ा, जिसकी पॉकेट में इसकी तस्वीर थी। कपकपाते हाथों से इन्होंने वो तस्वीर निकाली और निकले से टेक लगाकर बैठ गए। जाने क्यों इतने साल गुजर जाने के बावजूद आज भी हर मौसम की शिद्दत में उनका दिल सिर्फ इस एक जूत की तमन्ना करता था कि जिसकी खुशबू उनकी सांसों में घली थी। बहुत देर तक भीगी आंखों से इस छोटी सी तस्वीर को देखते रहने के बाद अचानक वो अपने होंठ इस तस्वीर पे रखते हुए बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़े थे। चंद लम्हों का हुआ करता है ख्वाबों का सफर, आंख खलती है तो सदियों की थकन होती है।
रात के 2 बजे थे जब सारा बेगम और परहियन दोनों की गाड़ियां आगे पीछे पोर्च में आ रही थीं। जरा से फासले पर खड़ी समीद हुस्न की गाड़ी इस बात का वाज़ेह सबूत थी कि वो घर पर मौजूद हैं। परहियन ने एक नज़र उनकी गाड़ी पर डाली, फिर थकन से चोर जिस्म और आसाब के साथ अंदर लाउंज की तरफ बढ़ाई। तभी सारा बेगम की पुकार ने इसके बढ़ते हुए कदमों को रोक लिया था। परहियन, जी ममा। वो रुकना नहीं चाहती थी मगर रुक गई थी। बात सुनो सूरी मुमा, मैं उस वक्त बहुत थकी हुई हूँ, सुबह बात करेंगे। इसके लहजे में आंसुओं की आमेजिश थी। सारा बेगम का दिल तड़प उठा। परस सोफे पर फैन कटे हुए वो इसके करीब आई थीं। जिंदगी ने जितना तुम्हारी माँ को थकाया है, इतना तुम्हें कभी नहीं थका सकती परहियन, भीगे लहजे में कहते हुए वो उसे बाजू से पकड़कर बाहर लॉन में ले आई थीं। चाँद की मुकम्मल रोशनी में जिस्म को कपकपा देने वाली सर्द हवा ने उनके थके हुए आसाब पर जैसे मरहम का काम किया था। परहियन के आंसू मजीद शिद्दत से बहने लगे। किससे मिलकर आ रही हो? बहुत देर की खामोशी के बाद बल्ला आखिर सारा बेगम ने पूछा, जब वो आंसू पूछते हुए रुख फेर गई। सावीस से। रो क्यों रही हो? कॉल क्यों नहीं उठा रही थीं? माँ प्लीज, मैं उस वक्त आपके सवालों के जवाब देने की पोजीशन में नहीं हूँ। एकदम से वो पलटी और उसने अपने अंदर का गुबार निकाला। सारा बेगम परेशान ही उसे देखती रह गई थीं। तुम जानती हो परहियन, मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। झूठ कहती हैं आप, क्योंकि अगर यही होता तो आप मुझसे मेरी हकीकत कभी ना छुपाती। मैं कैसी हकीकत? आप जानती है मैं किस हकीकत की बात कर रही हूँ। मुसलसल रोने से इसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। सारा बेगम जैसे थक गईं। अब तुम मुझे परेशान कर रही हो परहियन। परेशान ही तो नहीं करना चाहती मैं आपको, वरना जरूर बताती कि जिस वक्त मुझे ये पता चला कि मैं परहियन समीद हुस्न नहीं, परहियन अजीज हूँ, उस वक्त मुझ पर कैसी क़यामत टूटी थी। आंसू पहुँचते हुए एकदम से वो जज्बाती हो गई थी। सारा बेगम जहाँ की तहाँ खड़ी रह गईं। क्या समझा था आपने मुझे भी पता नहीं चलेगा कि मैं कौन हूँ, मेरी हकीकत क्या है? मैं जो खुद पर गुरूर करती नहीं थकती थी कि मैं समीद हुस्न जैसे एक आइडियल इंसान की इकलौती बेटी हूँ, आज मेरा ये गुरूर टूटकर पाश पाश हो गया। टूटे हुए लहजे में कहते हुए वो जैसे खुद भी टूट रही थी। सारा बेगम को लगा उनके जिस्म से खून नचूड़ गया हो। फटी फटी निगाहों से परहियन की तरफ देखते हुए वो किम की चेयर पर जैसे ढह गई थीं। मुझे आपसे कोई गिला नहीं है मुमा, मैं जानती हूँ आपने जिंदगी में सिवाय मेरी खुशियों और कामयाबियों के और कुछ नहीं चाहा, मगर इंसान हमेशा खुश नसीब नहीं रहता ममा। कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पर उसे किस्मत की कभी ठोकर खानी ही पड़ती है। अब वो जमीन पर बैठकर अपना सर सारा बेगम की गोद में रख रही थी, जिनकी आंखों से अनमोल मोती टूटकर बिखरते जा रहे थे। पता है ममा, उस वक्त मुझे जितना अपनी तकदीर पर रोना आ रहा है, इतना ही दरमकनून समीद हुस्न की किस्मत पर रश्क आ रहा है। कितनी खुशकिस्मत है ना वो, जो पापा जैसे एक आइडियल इंसान की सगी बेटी है, और उसकी माँ वो औरत है जिसे पापा जैसे आइडियल ने टूटकर चाहा है ना। शफ़ाफ आंखों में हीरो की मानत दमकते हुए आंसू लिए अब वो सारा बेगम के चेहरे की तरफ देख रही थी। वो जवाब में आंसुओं के साथ महज इस बात में सर हिलाकर रह गईं। किसने बताएं तुम्हें ये सब बातें? बड़ी मुश्किल से वो पूछने के काबिल हुई थी जब परहियन ने आंसू पूंछ लिए। सावीज ने, वो कैसे जानता है ये सब? आज से पहले नहीं जानता था, उसे भी आज ही पता चला है। कैसे? दरमकनून इसकी दोस्त रो चुकी है ममा, दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे हैं। बातों बातों में यूं ही आज इसका जिक्र आ गया तो सावीज मुझे इसका घर दिखाने ले गया। वही मैंने पापा की तस्वीर देखी और उनकी भी, जिन्हें वो आज भी अपनी सांसों से बढ़कर प्यार करते हैं। और तुम कहना चाहती हो कि दरमकनून इस शहर में रहती है? नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मगर मैंने इसका घर देखा है, वो घर जहां वो चंद साल कबल अपनी ममा के साथ रहती थी। कहाँ है वो घर? सूरी ममा, ये मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ
जिस रोज आप ये सुराग पाएंगी, इस रोज पापा की जिंदगी की किताब से आपके नाम का बाब हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और ये मैं भी नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ जितना पापा ने मरीरा अस्मीत को चाहा है, इससे कुछ ही कम आपने भी पाया को चाहा। ये खुद गर्जी है परहियन, और मैं खुद गर्ज नहीं हूँ। मैं जानती हूँ मगर सूरी में आपको मरीरा समीत तक नहीं पहुँचा सकती। बेदर्दी से बहते आंसुओं को सख्ती से साफ करती अगले ही पल वो उठ खड़ी हुई थी। फिर उससे पहले कि सारा बेगम इससे मजीद कोई सवाल करती, वो तेज तेज कदम उठाती वहां से निकलती चली गई। सारा बेगम को लगा जैसे किसी ने उनके बदन से लहू नचोड़ लिया हो। बाज हकीकतें कितनी सफ़ाक होती हैं, अंदर तक काट कर रख देती हैं। वो भी कट रही थीं, लम्हा ब लम्हा अंदर से बिखर रही थी, मगर अभी इस हकीकत तक किसी की रसाई नहीं हो सकी थी। बहुत खूबसूरत इलाका था। सब्जा ये सब्जा है, हल्की हल्की पड़ती फूर और करीब बहती शफ़ाफ नदी के पानी में पाँव डाले बैठी वो हूर, और इसे लगा शायद कभी इसकी पुश्त पर बिखरे आबिशारों से घने बालों पर से निगाहें नहीं हटा सकेगा। वो खूबसूरत थी, बेहद खूबसूरत, मगर इसके लिए तो वो पूरी दुनिया थी। तभी वो कुछ देर सीने पर बाजू बांधे उसे दिलचस्प निगाहों से देखता रहा, पर यूं ही इसके घने खूबसूरत बालों पर निगाह जमाए अभी उसके पहलू में आकर बेटा ही था कि आंख खल गई। सैम माँ जी इसकी चारपाई के करीब खड़ी उसे आवाज दे रही थीं। इसने आंखों से ही माँ जी, दिन चढ़ गया है पत्थर, दफ्तर नहीं जाता। जाता है माँ जी, कल रात थकन बहुत होती थी तो सुबह आंख भी नहीं खली। अब वो उठ बैठा था। माँ परेशान सी उसके करीब ही बैठ गईं। अल्लाह सोहना खैर करे, तेरे अबाजी की तबीयत भी ठीक नहीं, कल रात से सारी रात तरप तरप कर गुजारी है, ऊपर से यहाँ गांव में कोई अच्छा डॉक्टर भी नहीं है। शब बेदारी उनकी आंखों से आया थी। सैम गहरी सांस भर कर रह गया। आप परेशान ना हो माँ जी, मैं आज दफ्तर जाते हुए इन्हें साथ ले जाऊंगा। अल्लाह हयाती करे, पत्थर परेशानियां तो हम गरीबों की किस्मत का हिस्सा हैं। इधर तेरे अब्बा की तबीयत ठीक नहीं और इधर शुगुफ्ता के ससुराल वाले शादी की तारीख मांग रहे हैं। इतनी जल्दी? अभी तो 15 दिन हुए हैं रिश्ता किए।